हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। बायो की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 बायो का लास्ट चैप्टर करेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हिट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनमें डक्ट होती हैं और ये जो ग्लैंड है इससे हार्मोन रिलीज होगा, डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा। ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इनमें डक्ट नहीं होती हैं, ये डक्ट लेस होती हैं। इनमें जो है ग्लैंड जो है यहाँ से हार्मोन रिलीज होगा और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन में पहुंचेगा। हिट्रोक्राइन ग्लैंड जो वो एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन। जैसे पेनक्रियाज जो होती है ना, पेनक्रियाज ग्लैंड ना इंजाइम रिलीज करती हैं थ्रू डक्ट, तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और गोनैड जो है, पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन भी रिलीज़ करती है, जैसे इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करती है, तो वो थ्रू ब्लड वेसल्स जो है हार्मोन टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है। अब गोनैड भी हिट्रोक्राइन है क्योंकि गोनैड जो है ना ये जो है जैसे टेस्टिस और ओवरी गोनैड है। और ये जो है अब गैमीट कैसे जाता है, गैमीट कैसे जाता है, तो गैमीट जो है वो डक्ट के थ्रू जाता है। और ये जो टेस्टिस और ओवरी हार्मोन रिलीज़ करती है तो वो ब्लड के थ्रू जो है वो और टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचते हैं। तो याद रखना, एक्सो मतलब डक्ट और एंडो मतलब डक्टलेस, ऐसे याद रखना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन एक ना प्राइमरी मैसेंजर है, ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट नहीं होते, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है। ये एक इंटर सेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करता है। जैसे कि देखो ये ग्लैंड है, ये टारगेट ऑर्गन है, ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन में हार्मोन पहुंचेगा तो ये हार्मोन रिलीज हुआ, तो ये देखो सेल के बीच में, तो ये इंटर सेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करता है। और ये जो है कम अमाउंट में होता है। ठीक है ना। अब आपको पता है जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें हार्मोन जो है वो सिंपल सिस्टम के साथ फॉर्म्ड होता है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में हार्मोन जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ होता है। ठीक है। अब आपको पता हमने हमने न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमने हार्मोन के थ्रू हमने न्यूरल के थ्रू कोऑर्डिनेशन देख लिया, बट अब हम हार्मोन के थ्रू बढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये देखो ये नर्वस सिस्टम के थ्रू ना, और ये केमिकल, तो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो न्यूरॉन के थ्रू जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है, और केमिकल के थ्रू जो है वो हार्मोन रिलीज होता है। अब हमने देखा था कि जो न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच, ये देखो ये न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन के बीच जो है एक जो छोटा सा गैप होता है सिनेप्स, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होता है। ठीक है। लेकिन और न्यूरॉन और मसल के बीच भी इसी तरह का जो है वो टारगेट साइड होती है जहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे केमिकल में जो है, आपका जो केमिकल में जो आपका टारगेट साइट है, तो यहाँ पे जो है हार्मोन्स जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब पूरी बॉडी में जाता है, कंप्लीट बॉडी ऑर्गन में जाता है। अब यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हार्मोन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन न्यूरॉन में क्या होता है, मतलब यहाँ पे नियर होता है ना, देखो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाएगी, तो यहाँ पे देखो गैप बहुत ही नियर मतलब है, और यहाँ पे जो है वो दूर होता है। जैसे हार्मोन्स जो है वो ग्लैंड से बॉडी ऑर्गन में जाएगा, तो वहाँ जो केमिकल जो है, केमिकल एक केमिकल ग्लैंड से बॉडी ऑर्गन में हार्मोन पहुँचेगा तो गैप ज़्यादा होता है। अब ऑन सेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन रैपिडली ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है स्लोली पहुँचती है, जो केमिकल होता है, हार्मोन होता है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे जो है ये जो है बड़ मतलब विद इन सेकेंड हो जाता है, शॉर्टर होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेकिन हार्मोन्स जो है वो लॉन्गर होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यहाँ पे केमिकल का अमाउंट हाई होता है, यहाँ पे केमिकल का अमाउंट बड़ा कम होता है। ठीक है। अब ये मैंने ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके थ्रू थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा हार्मोन कहाँ पे होता है। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे देखो ये आपका ब्रेन है ना, तो आपको पता है ब्रेन में ना यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायेंसिफिलॉन का
जो आपका फ्लोर वाला पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और जो पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होती है। पाइनियल ग्लैंड जो है वो एपिथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट में होती है, और ये थायराइड ग्लैंड देखो यहाँ पे आपकी वेंट्रल साइड ऑफ नेक में होती है। थाइमस ग्लैंड आपके चेस्ट में होती है, और यहाँ पे पेनक्रियाज वाला जहाँ पे आपका स्टमक होता है वहाँ नीचे पेनक्रियाज होता है ना, तो वहाँ पे पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, और आपको पता है जो आपका टेस्टिस में टेस्टिस जो है ये भी ग्लैंड के रूप में काम करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है। ये ओवरी है, ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करती है। हाइपोथैलेमस का ओरिजिन जो वो एक्टोडर्मली हुआ है। हाइपोथैलेमस मैंने आपको जैसे कि बताया था वो डायेंसिफ्लोन का बेसल पार्ट है, फोरब्रेन में होता है। और आपको मैंने बताया था ना डायेंसिफ्लोन के 3 पार्ट होते हैं। जो फ्लोर वाला होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, मिडल वाला थैलेमस होता है, और अप रूफ जो है वो एपिथैलेमस होता है, ठीक है ना। अब आप देखो हाइपोथैलेमस जो ऊपर है ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो सेल बॉडी का ग्रुप है ना, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये बड़े सारे न्यूरॉन है, और ये गोल गोल जो वो सेल बॉडी है, बहुत सारी सेल बॉडी का जो क्लस्टर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई जो है वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो ये न्यूक्लियाई जो है हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी है इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो ये रिलीजिंग न्यूक्लियाई जो वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। देखो बेटा हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनता है, और पिट्यूटरी जो है वहाँ पे यहाँ पे हार्मोन स्टोर होता है ना, ये सिक्रेट करता है हार्मोन, ठीक है। तो ये अब न्यूक्लियाई जो है ये हार्मोन यहाँ पे बनेगा, ये फिर पोस्टीरियर यहाँ पे पिट्यूटरी में जाएगा, और हार्मोन न्यूक्लियाई जो है वो सिक्रेट करता है, तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है ना वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनेगा, पिट्यूटरी में फिर जाएगा, पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा हार्मोन, ठीक है। अब ये देखो ये ना मतलब यहाँ पे ये जो है हाइपोथैलेमस की जो ब्लड वेसल है, हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनेगा, फिर वो पिट्यूटरी में जाएगा, फिर पिट्यूटरी से बॉडी ऑर्गन में जाएगा। तो ये जो है इसे हाइपोफाइजियल, इसमें हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है वो हार्मोन्स जाता है। अब इस हाइपोथैलेमस वाई दिस हाइपोथैलेमस कैन डायरेक्टली कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो हिंदी में भी लिखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस में जो है वो हार्मोन्स बन रहे हैं, वो ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाए हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को दिए हैं, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को ना वो सिक्रेशन करता है और इनहिबिट करता है। तो वो सिक्रेशन और इनहिबिट करता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हार्मोन आता है, उसी के आधार पे जो है वो इनहिबिट और सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस बना रहे हैं, लेकिन वो स्टोर कहाँ होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये देखो, अब न्यूक्लियाई मैंने बताया, अब न्यूक्लियाई जो है वो 2 टाइप के, जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है ना, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी है, तो ये देखो न्यूक्लियाई है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करेंगे, एंटीड्यूरेटिक और बेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करेंगे। सुप्रा ऑप्टिक एंटीड्यूरेटिक और बेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करेंगे, और पैरावेंट्रिकुलर जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेंगे। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, सुप्रा ऑप्टिक जो है एंटीडोरेटिक बेसोप्रेसिन, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, ये मिल्क को इजेक्ट करेगा। ये एक ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, ये बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। ये जो है यूटेरस की स्मूथ मसल्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, ये यूटेरस की स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे बेबी का बर्थ आउट होगा, और यूटेरिन की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन। अब स्मूथ मसल्स जो हैं वो मेमोरी ग्लैंड में जो सेल होती है ना, ठीक है ना, तो
जो मेमोरी स्मूथ मसल सेल जो होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है उसमें से जो है वो मिल्क को एजेक्ट करता है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो वो एंटी ड्यूरेटिक और बेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एडीएच जो है इसकी फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो ये क्या करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये जो है बेटा, ये देखो, ये जो है ये किडनी के ऊपर काम करता है, किडनी पे काम करता है। ये क्या करेगा, ये जो है ये हार्मोन जो है ये क्या करेगा, डिस्टल ट्यूब्यूल्स से ना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टल ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है। डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये एंटीडोरेटिक हार्मोन जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स को बोलेगा कि अपने में से वाटर रीअब्सॉर्ब करो, ठीक है। एंटीडोरेटिक जो होता है ना ये डायूरेसिस को रोकता है, मतलब ना डायूरेसिस होती है कि जब डाइल्यूट यूरिन, मतलब कि यूरिन के साथ पानी ज़्यादा निकलना, ठीक है। तो ये एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है वो डिस्टल ट्यूब्यूल से जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिससे जो है वो यूरिन से जो है वो वाटर का लॉस कम होता है, जिससे डायूरेसिस की इट प्रिवेंट द डायूरेसिस, ठीक है। अब बेटा देखो, ठीक है। तो बेटा जब हाइपोथैलेमस चाहेगा ना तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाहर आएंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये जब हाइपोथैलेमस की मर्जी होगी ना, अब आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही हार्मोन बाहर आता है एंटीडोरेटिक, तो जब हाइपोथैलेमस कमांड देगा तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन बाहर आएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ना न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये अब आपने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट रिलेशन हाइपोथैलेमस के थ्रू है, तो आपने देखा ना न्यूरॉन जो है वो, न्यूरॉन ने ना पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, हमने देखा था। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसका भी मतलब हाइपोथैलेमस से एसोसिएशन है, जुड़ा हुआ है थ्रू ब्लड वेसल्स। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ा है थ्रू न्यूरॉन, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू न्यूरॉन, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है थ्रू ब्लड वेसल जो है हाइपोथैलेमस से जुड़ा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होता है कि जैसे ये देखो, अब देखेंगे हम पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। फिर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन होता है, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो आपको पता है ना कि अंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। तो मान लो अब जैसे देखो ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जब आपको ग्रोथ करवानी है तो आपने अंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करना है, जब आपको ग्रोथ नहीं करवानी है तो आपने इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेट करना है, ठीक है। अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है TSH जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। और GH जो है वो रिलीज़ करता है ग्रोथ, GHRH को, ग्रोथ हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को। मतलब जब आपको ग्रोथ करवानी है तो ये वाला हार्मोन रिलीज करो, जब स्टॉप करनी है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को वो कर दो। आगे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका जो है वो मिल्क से एसोसिएट है, और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर आगे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन 2 टाइप के, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और मेलानोसाइट इनहिबिट हार्मोन, ठीक है। ओके, तो आगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में मैंने सबसे अब हम ना इन हार्मोन्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस हार्मोन को पढ़ेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन में जो है वो 2 हार्मोन आते हैं। कौन कौन से? गोनेडोट्रोपिन में LH हार्मोन आता है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं। अंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करता है, इसमें ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं। ये एक सेक्स हार्मोन है। अगर सेक्स हार्मोन कम है, अगर आप मान लो कि सेक्स हार्मोन ना कम है, ठीक है, तो ना सेक्स हार्मोन कम है, तो ये ना मतलब क्या होगा कि ये हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा कि, ठीक है, अगर सेक्स हार्मोन जो है वो कम है तो एक मिनट, तो जैसे कि हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। ये जो है ये क्या करता है, ये जो है वो हार्मोन्स को जो है वो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को कंट्रोल करता है। मान लो सेक्स और हार्मोन बहुत ही ज़्यादा है तो ये गोनेडोट्रोपिन जो है हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि सेक्स हार्मोन बहुत ज़्यादा है, अभी रुक जाओ, अभी हार्मोन को मत भेजो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये पी के शेप की ग्लैंड होती है, आपको पता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की सीट कहाँ पे होती है? तो मैंने आपको जब स्कल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आपके फोरहेड में ना, ये जो आपका फ्रंट वाला फोरहेड फ्रंट में होता है, जैसे ना एक आपका ये जो पूरा माथा हो गया, यहाँ पे ना एक लंबी सी हॉरिजेंटल बोन होती है, स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन में ना एक डिप्रेशन सी बनी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक सीट ही समझो, जैसे सीट है ना, तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो सिट करती है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो 2 टाइप की है, अंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, ये ट्रू ग्लैंड नहीं है, क्योंकि ये ना स्टोर करती है हार्मोन को और रिलीज करती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्रू ग्लैंड नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये ट्रू ग्लैंड नहीं है क्योंकि ये स्टोर करती है और रिलीज करती है हार्मोन्स को। और मैंने आपको बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। पार नर्वोसा जो होता है ये स्टोर करता है, रिलीज करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन को, ठीक है। तो पार नर्वोसा कहाँ होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस में एरिया होता है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक एरिया होता है पार नर्वोसा, ठीक है। तो वहाँ से जो है ऑक्सीटोसिन और एंटीडोरेटिक हार्मोन होता है वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। अब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 एरिया होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 एरिया होते हैं, पार डिस्टेलिस और पार इंटरमीडिया। एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 एरिया होते हैं, पार डिस्टेलिस और पार इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पार नर्वोसा होता है, ठीक है। अब आगे पार डिस्टेलिस सेल जो है वो किस हार्मोन को रिलीज करते हैं? सोमेटोट्रोफ, ठीक है, सोमेटोट्रोफ। तो पार डिस्टेलिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी का जो एरिया है पहला, पार डिस्टेलिस, वो सोमेटोट्रोफ हार्मोन को रिलीज करते हैं। सोमेटोट्रोफ एक ग्रोथ हार्मोन है, ये एंटायर बॉडी में जाता है ये हार्मोन। अब ये वहाँ पे एंटायर बॉडी में जाके बॉडी का ग्रोथ करवाता है, बोन्स का ग्रोथ करता है। ये आपकी बोन है, ये एपीफाइसिस है, ये डाइफाइसिस है, ये मिड में ये जो है एपीफाइजियल प्लेट है, ठीक है। तो जब एपीफाइजियल प्लेट ओपन होती है तभी बोन ग्रोथ करती है और आपकी हाइट बढ़ती है। अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ जाए तो क्या हो जाती है डिजीज़? गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म जो है वो बच्चा जो है कम एज का पर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हाइट होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब ग्रोथ हार्मोन ना जब एडल्ट के केस में बढ़ता है तो एक्रोमेगली डिजीज़ होती है। जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो कौन सी? गिगेंटिज्म डिजीज़ होती है। जब एडल्ट में हार्मोन बढ़ता है, ए से याद रखना, ठीक है। तो एडल्ट में तो एक्रोमेगली डिजीज़ होती है, बहुत ही डेंजरस होती है क्योंकि इसमें ब्लड में ना शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और डायबिटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। अब आपको पता है, जब याद रखना, जब शुगर में ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो शुगर जो है वो ब्लड के थ्रू सारे सेल में पहुंचेगा और आपकी बॉडी सेल को एनर्जी मिलेगी, है ना। अब ग्रोथ हार्मोन कम हो तो ड्वार्फिज्म डिजीज़ होती है।
अब आपको पता है कि फ़ीमेल की हाइट मेल के कंपैरिजन कम क्यों होती है, क्योंकि जिन फीमेल को ना प्यूबर्टी पीरियड जल्दी आ जाते हैं ना, तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसके अब प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो क्या करता है, हमारी बोन में जो एपिफाइजियल प्लेट होती है ना वो क्लोज हो जाती है। और आपको पता है जब एपिफाइजियल प्लेट जो है वो क्लोज हो जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन जो है वर्क नहीं करेगा और आपकी हाइट जो है वो कम होगी। तो आप इसको जो है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज जो है वो अपनी एपिफाइजियल प्लेट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया थायरोट्रॉफ। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, अब ये भी जो है थायरोट्रॉफ जो है, तो थायरोट्रॉफ जो है, अब ये जो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रॉफ सेल जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, अब थायराइड ग्लैंड जो होती है यहाँ से हार्मोन जो है वो, थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ से जो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको पता है हाइपोथैलेमस में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, पिट्यूटरी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और थायरॉयड में थायरोक्सिन हार्मोन होता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनेगा, फिर ये पिट्यूटरी में जाएगा, तो पिट्यूटरी में जाएगा तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन जाएगा, फिर पिट्यूटरी से हमारी थायराइड ग्लैंड में जाएगा और ग्लैंड से आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, जिस जिस ऑर्गन को नीड पड़ेगी। अब हाँ, पिट्यूटरी से ये थायराइड में जाएगा। ठीक है, नहीं टारगेट ऑर्गन यही है। अब अगला हार्मोन है कोर्टिकोट्रोफ। कौन सा हार्मोन है, कोर्टिकोट्रोफ। कोर्टिकोट्रोफ सेल जो है ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन जो है ये क्या, ये जो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक ये जो हार्मोन है, ठीक है, तो हार्मोन जो है सिक्रेट होगा, रिलीज होगा। ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक जो है ये एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल कोर्टेक्स में एक से हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, एड्रीनल कोर्टेक्स से ये हार्मोन रिलीज होता है और ये है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपको पता है ये हार्मोन जो है ये डर्मिस में ना मेलानोसाइट, डर्मिस में क्या होता है, मेलानोसाइट होता है, मेलानोसाइट में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये जो है मेलानिन पिगमेंट सिक्रेट करता है। मेलानिन एक पिगमेंट है ना, पता है ना आपको। तो ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है वो एड्रीनल कोर्टेक्स में पाया जाता है और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे डर्मिस में पाया जाता है और ये मेलानिन पिगमेंट को भी सिक्रेट करता है। आगे है लैक्टोट्रोफ। तो लैक्टोट्रोफ जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करता है और ये हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो है वो मिल्क का सिक्रेशन करता है। आगे गोनेडोट्रोफिन दो तरह के होते हैं। गोनेडोट्रोफिन जो है वो ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, जो हमने टेबल पढ़ा था ना हार्मोन्स का पिट्यूटरी के हार्मोन में, वही आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो गोनेडोट्रोफिन जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। इन दोनों को ही गोनेडोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल दोनों में ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, ये जो FSH होता है ना, ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो सर्टोली सेल होती है ना उनको स्टिमुलेट करता है जिससे स्पर्म का फार्मेशन होता है। अब ये सर्टोली क्या है, ये देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसमें जो स्पेशल जो आपको अलग से सेल दिख रहे हैं ये सर्टोली सेल है या नर्स सेल है और जो कि स्पर्म का फार्मेशन करती है। तो ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इनके बीच में जो है वो इंटरस्टिशियल और लेडिग सेल है। ठीक है, अब ना जब आपका, अब आपको पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये किसको स्टिमुलेट करता है, FSH सर्टोली को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, FSH सर्टोली को स्टिमुलेट करता है और ये जो LH है ना ये लेडिग या इंटरस्टिशियल को स्टिमुलेट करता है जिससे एंड्रोजन बनता है। यहाँ से एंड्रोजन बनता है, यहाँ से स्पर्म बनता है। ओके, आपको पता है जब LH जो है
इसके सरफेस के साथ अटैच होगा ना इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल के साथ, तो ये स्टिमुलेट होगा और ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो है सिक्रेट करेगा और टेस्टोस्टेरोन से ही स्पर्म बनेगा। ओके। और जो आपका FSH है वो तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी कि FSH जो है वो सर्टोली को स्टिमुलेट करता है। LH जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, ये लेडिग सेल के साथ अटैच होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है और जिससे स्पर्म भी बनता है। ठीक है। और ना जो आपका LH है ना, ये मतलब लेडी सेल को स्टिमुलेट करता है और एंड्रोजन भी बनाता है। ओके। अब आपको पता चल गया टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन पे आपका कौन सा हार्मोन काम करता है, ल्यूटेनाइजिंग। ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग जो है वो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन पे काम करता है। और जो सरटोली पे याद रखना FSH लगा होता है, और सरटोली पे FSH और लेडिग से याद रखना ल्यूटेनाइजिंग, लेडिग से ल्यूटेनाइजिंग और सरटोली में FSH हार्मोन लगता है। ठीक है। अब फीमेल में कैसे करता है, अब फीमेल में जो ये देखो, फीमेल में ये फॉलिकल है, ये फॉलिक्यूलर सेल है, ये oocyte है। अब क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो इन फॉलिकल को मैच्योर बनाएगा और ये मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो है बर्स्ट हो जाएगा, ये oocyte से ओवम बन जाएगा, ये देखो, और ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के बनने से पहले जो है वो कौन सा हार्मोन था, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा था। लेकिन जब आपका ना जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा। जब आपका ग्राफियन फॉलिकल बना था ना, तब एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हुआ ग्राफियन फॉलिकल के टाइम। और जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना, जो कि एक एंडोक्राइन बॉडी है, तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज सीक्रेट हुआ। अब आगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल को रप्चर करता है, मैच्योर फॉलिकल को रप्चर करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो याद रखना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपके मैच्योर फॉलिकल को रप्चर करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। आप वो क्या करता है कि आपके मैच्योर फॉलिकल को तोड़ देता है, रप्चर कर देता है। ठीक है। अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम होगा ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एबोलिश्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा तभी आपका मैच्योर फॉलिकल टूटेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं ना होगा तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स जो है वन बाय वन कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होती है, तो वो एपिथैलेमस, जो डायंसिफ्लोन का रूफ था ना एपिथैलेमस, उसके नीचे जो है पोस्टीरियर पार्ट में पाइनियल ग्लैंड होती है। पाइनियल जो है वो पाइन शेप की होती है, तो इसलिए इसे पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। पाइनियल ग्लैंड जो है वो उसको वेस्टिजियल थर्ड आई बोलते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है इस ग्लैंड का। ये एक हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, वो हमारे स्लीपिंग और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। यानी कि जो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, ये जो है ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। याद रखना, जो बच्चे ना एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे सोते हैं और फिक्स टाइम पे उठते हैं, यानी मान लो कि अगर आप 8:30 पे आप सो रहे हो और सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तो क्या होता है कि आप मतलब बड़े सालों से ये पर्टिकुलर टाइम, मतलब आपने ये रखा है अपना कि पर्टिकुलर आपने ये फिक्स टाइम बना लिया, तो क्या होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन, फिर आपको कभी भी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके जो मेलाटोनिन हार्मोन आपके ना ये ब्रेन में फिट कर देगा कि आपको खुद ही आपका मतलब आपका स्लीपिंग, आपको खुद ही उस टाइम पे नींद आएगी, खुद ही उसी टाइम पे जो है वो आप उठ जाओगे। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक को की तरह काम करता है। ठीक है ना। ये आपके स्लीपिंग और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है।
याद रखना मतलब जो है, अगर आपका जो ये स्लीपिंग और वेक साइकिल ओके नहीं ना होगा, मान लो आजकल क्या है कि रात को सोने के टाइम जैसे फ़ोन वगैरह देखते हैं, आपको याद रखना जो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, ये डार्क टाइम में ही, डार्कनेस पे ही एक्ट करता है, मतलब ये अंधेरे में ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो जब अंधेरा होगा तो मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिवेट होगा, वो ब्रेन को सिग्नल देगा स्लीपिंग का, और आपको नींद आ जाएगी। लाइट में ये हार्मोन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है, जिससे ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि अभी दिन नहीं है, और आपको नींद उड़ जाएगी। तभी तो आजकल क्या होता है, हम रात के टाइम जैसे फ़ोन वगैरह देखते हैं, तो लाइट के कारण जो है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, नहीं, लाइट के कारण जो है मेलाटोनिन एक्टिवेट नहीं होता है, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि अभी दिन है, अभी नहीं सोना है, इसलिए आपको रात को नींद नहीं आती है। तो जो फ़ोन यूज़ करते हैं प्लीज़ वो फ़ोन ना यूज़ करें, ठीक है, सोने के टाइम, ठीक है। तो ये जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है, ये पिगमेंट भी फॉर्मेशन करता है, याद रखना। जिनमें मेलाटोनिन पिगमेंट ज़्यादा होती है ना, उनका जो स्किन का कलर होता है वो डार्क होता है। जिनमें मेलाटोनिन पिगमेंट कम होती है ना, कम पाई जाती है, उनमें जो है वो स्किन का कलर फेयर होता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो है वो अगर मेलाटोनिन जो है ये मेलाटोनिन को कंट्रोल करेगा। अगर मेलाटोनिन कंट्रोल होगा तो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल ओके होगा, ठीक है। और याद रखना, ये ना, अगर आपका मेलाटोनिन कंट्रोल में होगा ना, तो आपका जो बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होंगे, मतलब आपकी बॉडी फैट ही नहीं होगी, ठीक है। तो जिनका मेलाटोनिन कंट्रोल में ना, तो उनकी बॉडी फैटी नहीं होती है ना, फैट डिपॉजिट नहीं होता है, उनकी नींद अच्छी आती है। और मेलाटोनिन जो है ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। कईयों में होता है ना इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि आपका मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो गया, आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रही हो, ठीक है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। जो अच्छी नींद लेते हैं उनमें मेलाटोनिन अच्छे से एक्टिवेट होता है, और उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उनका इम्यून सिस्टम किसी भी डिजीज़ से जो है वो फाइट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। अब हम करेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो, आप देख सकते हो कि आपकी बिंड पाइप है ना, ट्रैकिया, तो थायराइड ग्लैंड जो वो ट्रैकिया के अराउंड ही होती है, और जो ट्रैकिया के अराउंड होती है, और ये जो है ये लैरिंग्स के नीचे होती है। ये 2 लोब से बनी है थायराइड ग्लैंड, और ये दोनों लोब किससे अटैच्ड हैं, कनेक्ट है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट है, जिसे बोलते हैं इस्थमस, याद रहेगा आपको, ठीक है। और जो आपकी हार्ट की एरोटा होती है ना, एरोटा होती है, थायराइड ग्लैंड जो है एरोटा के वेंट्रल साइड में ही होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये आपकी डोर्सल साइड में होती है, ठीक है। और ये जो है, इसके जो 2 लोब होते हैं ना, ये 2 लोब जो होते हैं, ये इसके 2 लोब जो है वो मतलब थायराइड के डोर्सली अटैच्ड होते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, अब मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कैसे हार्मोन रिलीज़ करती है। तो ये आपका जो, ये देखो, ये फॉलिकल सेल है, ये किससे लाइंड है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है, ठीक है। तो ये जब आपका फॉलिकल सेल जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होता है, उसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। इनके बीच यहाँ पे ये देखो, नहीं सॉरी, ये फॉलिकल सेल है, ये लाइंड है भाई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ये बहुत सारे फॉलिकल सेल है, इनके बीच में पैराफॉलिकुलर सेल है, और ये जो है कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इन फॉलिकल के बीच में स्टोमा टिश्यू भी है, ठीक है। इनके अंदर एक फ्लूइड है, कोलोइड जो है एक अमीनो एसिड है, थायरोग्लोबुलिन। आपको पता है जब थायरोग्लोबुलिन, अभी ये देखो, ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये जो है ना, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन कैसे रिलीज करेगी, आपको पता है जब इस क्लोराइड को ना, इस थायरोग्लोबुलिन को आयोडीन मिलेगा ना, जैसे इसको आयोडीन मिलेगा ना, तो ये थायरोक्सिन बनाएगा,
तभी ये एक्ट करती है, ये थायरोक्सिन बनाएगा और अपने फॉलिकल सेल से सीक्रेट होगा। याद रखना, इसीलिए तो जिनके जिनके खाने में आयोडीन की कमी होती है ना, तो क्या होता है, आप अगर आयोडीन की कमी होगी ना, तो क्या होगा, आपके जो फॉलिकल्स के अंदर, फॉलिकल सेल के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन है, वो बेटा आयोडीन के साथ, आयोडीन उसको मिलेगा तभी वो रिएक्शन करेगा और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा और आपको जो है वो ग्वाइटर नहीं होगा। लेकिन अगर सुनो, आपको अगर मान लो आयोडीन की कमी हो गई, तो क्या होगा, जो आपका कोलोइड है ना, यानी कि थायरोग्लोबुलिन है, अब उस वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको आयोडीन नहीं मिली, वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये थायरोग्लोबुलिन जो है वो क्या होगा, आपकी नेक में जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा और आपको जो है वो ग्वाइटर हो जाएगा। तो यही रीज़न है, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे जो है, थायराइड हार्मोन को जो आयोडोनेटेड हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, जो एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, वहाँ से ही ये प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन बनती है और आयोडीन जो है, ये थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन जो है एक्ट करते हैं, तभी थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अब ये जो है थायराइड हार्मोन जो है वो दो प्रकार के, T4 और T3। T4 जो वो टेट्रा आइडोथायरोनिन है और T3 जो है वो ट्राई आइडोथायरोनिन है। टेट्रा आइडोथायरोनिन में जो है आयोडीन के 4 एटम होते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन में आयोडीन के 3 एटम होते हैं, ठीक है। अब जो आयोडीन के 4 एटम है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। और ये जो है ट्राई आइडोथायरोनिन जो है ये मोर पोटेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम याद रखना, हमारे जो ब्लड वेसल है ना, उनमें T4 ज़्यादा होता है, T3 कम होता है। लेकिन जब जब हमारे टिश्यू में ये हार्मोन जाएगा, तो जब टिश्यू में क्या होता है कि T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि T3 जो है वो एफिशिएंट वे में काम करता है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये फॉलिकल है, यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन है ना, क्लोराइड है। अब ये जो है सिंपल क्लोराइडल एपिथेलियम से ये थायरोग्लोबुलिन जो है ब्लड वेसल में जाएगा, तो इस एपिथेलियम में इसको क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा और ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा और आपके ब्लड में जो है वो ये हार्मोन जाएगा। ब्लड में ये थायरोक्सिन हार्मोन 2 टाइप का है, T4 और T3। ब्लड में आपके T4 ज़्यादा होगा। अब जब ब्लड से ये टिश्यू में जाएगा हार्मोन, तो ये T4 T3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि आयोडीन जो है थायरोग्लोबुलिन की हेल्प करता है फॉलिकल से पास थ्रू करने में, ठीक है, ब्लड में जाने में। अब थायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, ये T3 T4 का क्या काम होता है आपको पता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनको कंट्रोल करता है। केमिकल रिएक्शन मीन्स, जैसे अगर ना थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है ये हमारे फैट को जमा नहीं होने देता है, ये हमारे फैट को तोड़ता है और जिससे जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, ठीक है। मीन्स कि ये कैलोरी जेनिक इफेक्ट भी शो करता है, स्लो करता है कैलोरी जेनिक इफेक्ट। तो कैलोरीज कम होंगी तो हमारा हम तो ये रीज़न है कि जिनका वेट बढ़ता है, तो इसका मीन्स कि उनका जो थायराइड का हार्मोन है उसमें गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपका फैट जो है वो ब्रेक डाउन नहीं ना हो रहा उसका, तो फैट जमा हो रहा है जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। अब आ गई एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जो है, अब थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे अंदर जो है आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ब्लड भी बनाता है। ये जो है ये टिश्यू की डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है। ये हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो जिनमें आयोडीन देख लो कितना ज़रूरी है, आयोडीन का नमक, ठीक है। अब कैल्सीटोनिन, ये कैल्सीटोनिन क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पैराथायराइड सेल है, पैराथार्मोन सेल है, वो कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, इन कैल्सीटोनिन जो वो कैल्शियम के होमोस्टेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब कैल्शियम की होमोस्टेसिस मतलब कि ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम भी कर सकता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा भी, ब्लड में फास्फेट का लेवल बढ़ाता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है। तो ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम करता है तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक,
और जब ब्लड में फास्फेट का लेवल कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेलमिक, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी बोन है, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड से कैल्शियम जाएगा बोन में, तो बोन की क्या हुई, मिनरलाइजेशन। जब बोन से, अब ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, जब बोन से कैल्शियम निकलेगा और ब्लड में जाएगा तो वो क्या होगी, बोन की डीमिनरलाइजेशन। तो ये कैल्सिटोनिन का ये काम है। अब हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर पढ़ेंगे कि थायराइड हार्मोन से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन कम है तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, आपकी नेक सूज जाएगी। कैसे, आयोडीन की कमी से, क्योंकि बेटा अब इस फॉलिकल्स को, ये थायराइड ग्लोबुलिन को आयोडीन मिलेगा नहीं, और ये थायरोग्लोबुलिन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर नहीं निकलेगा, ये नेक में ही रहेगा, तो नेक क्या होगी, हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म होता है। क्रेटिनिज्म मतलब बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, वो एबनॉर्मल बॉडी से वो पैदा होते हैं, एबनॉर्मल पैदा होते हैं वो उन, और वो मेंटल भी होते हैं, मेंटल मतलब एबनॉर्मल बॉडी होती है और मेंटल होते हैं, वो मेंटल ग्रोथ करता है वो बच्चा जो है, इससे जो है वो गूंगा बहरा पैदा होता है, ठीक है, जिसको म्यूटिज्म भी बोलते हैं। और जो बच्चा है उसकी जो चेस्ट होगी वो पिजन की तरह जो है वो फूली हुई होगी। टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना, थायराइड जो है, थायराइड जो हार्मोन है वो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अगर थायराइड नहीं होगा, थायराइड हार्मोन नहीं होगा, थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो आपकी बोन जो है वो वीक पड़ जाएगी, ठीक है। आगे है, थायराइड हार्मोन की कमी से जो है वो फीमेल को, एडल्ट जो फीमेल है उसको मिक्सएडिमा हो जाएगा। मिक्सएडिमा मतलब कि उसके टिश्यू में जो है स्वेलिंग हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल पीरियड भी एबनॉर्मल आएंगी, ठीक है, समझ आ गया। और जिनमें ना, जिनमें जो है थायराइड हार्मोन कम होता है ना, उन फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है, या तो उनका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ना वो बंद ही हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो फूल जाते हैं, फेस उनका फुला फुला दिखता है, ओके। अब अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो ग्रेव डिजीज़ होती है। ग्रेव डिजीज़ यानी कि एक्सोपथेल्मिक ग्वाइटर और ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। एक्सोपथेल्मिक ग्वाइटर होगा थायराइड हार्मोन के एक्सेसिवनेस से, और जिसको ग्रेव डिजीज़ बोलते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये जो है, ये यहाँ से हार्मोन जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा, यहाँ पे आपके नेक में जाएगा ना हार्मोन, और यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ब्लड में जाएगा, और ठीक है। तो मैंने आपको बताया, जैसे अब देखो मैंने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस हार्मोन को बनाएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को बनाएगा। पिट्यूटरी में पिट्यूटरी में टीएसएच स्टोर होगा, वो सीक्रेट होगा टीएसएच। फिर जो फॉलिकल सेल है उसमें जो आपका थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे थायरोक्सिन वहाँ पे जो है थायरोग्लोबुलिन होगा, वहाँ उसको आयोडीन मिलेगा, और जब आयोडीन मिल जाएगा तो वो इस एपिथेलियम से वो पास कर जाएगा थायरोक्सिन के रूप में, और थायरोक्सिन जो है वो फिर ब्लड में जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपके खून ब्लड में जो है थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा है ना, तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि भाई अब हार्मोन बनाना बंद कर दे। अगर आपके ब्लड में हार्मोन कम है तो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को कि भाई हार्मोन को बनाओ, हार्मोन कम है। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि फॉलिकल के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग पड़ती है। अब एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी तो जिससे जो है T3 T4 हार्मोन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा। अब इस हार्मोन के बढ़ने से क्या होता है कि आपकी आंखें ना बाहर को निकल जाएंगी, वेट आपका कम हो जाएगा, और थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूमर मतलब कि सेल की एक्सेसिव प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब पैराथायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया भी था, ये जो है
फॉलिकुलर सेल के राउंड होते हैं, ये 4 स्मॉल राउंड होते हैं ये। इससे क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ येलो कलर, ये देखो। तो आपने देखा बेटा, देखो पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये ना 4 येलो कलर के फोर राउंडेड स्वेलिंग सेल होते हैं, मतलब कि 4 सेल होते हैं जो कि राउंड होते हैं और येलो कलर के होते हैं। इनके ये जो 2 सेल होते हैं ना, ये कहाँ पे होंगे? थायराइड ग्लैंड के लोब में होंगे। ईच लोब में 2 सेल होंगे थायराइड ग्लैंड के। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथार्मोन सीक्रेट करती है। पैराथार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम हेमोस्टेसिस करता है, यानी कि पैराथार्मोन जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, जिससे आपको हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, अब कैल्शियम होमोस्टेसिस क्या होता है? तो क्या होता है कि कैल्शियम होमोस्टेसिस मतलब जब आपके ब्लड में कैल्शियम, मान लो मैंने आपको बोला कि पैराथार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, अब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? ठीक है, कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट हो जाएगा ना। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट हो गया। अब कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? ब्लड से कैल्शियम निकल के कहाँ जाएगा? बोन में जाएगा, और बोन की क्या हो जाएगी? मिनरलाइजेशन होगी। अब ब्लड में कैल्शियम कम हो गया और बोन में कैल्शियम आ गया। जैसे ही बोन में कैल्शियम आएगा, पैराथार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा। पैराथार्मोन स्टिमुलेट होगा तो बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया मैंने क्या बोला? जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट होता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम निकल के बोन में जाएगा, जिससे बोन की मिनरलाइजेशन होगी। जैसे ही बोन में मिनरलाइजेशन होगी तो पैराथार्मोन स्टिमुलेट होगा, और बोन की डिमिनरलाइजेशन होगी, और बोन से निकल के कैल्शियम ब्लड में जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे ना यूरिन में ये पैराथार्मोन जो है ये क्या करता है? यूरिन में जो है कैल्शियम, जो यूरिन में कैल्शियम को कम करता है। ये जो है यूरिन में फॉस्फेट की एलिमिनेशन को बढ़ाता है, कैल्शियम की एलिमिनेशन को कम करता है। ये जो है गट से पैराथार्मोन स्टिमुलेट होगा ना, तो क्या होगा? ये जो आपका मैंने बताया आपको, ये पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोनिक पैराथार्मोन जो होता है, ये क्या करता है कि ये गट से जो है वो कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, गट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो है विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है। अब पैराथायराइड हार्मोन से क्या डिजीज़ होती है? तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथार्मोन जो है वो कम होगा और हाइपर में ज़्यादा होगा। अब आगे क्या होता है? तो जब पैराथार्मोन कम होगा तो हमारे खून के अंदर कैल्शियम कम होगा। पैराथार्मोन कम होगा तो हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होगा। ठीक है, जिससे हमें डिजीज़ हो जाएगी पैराथायराइड टेटनी। इसमें जो है वो अनकंट्रोल्ड मसल स्पैज़म और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब हमारे ब्लड में हमें पैराथार्मोन ज़्यादा होगा तो ब्लड में कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एक मिनट। तो जब पैराथार्मोन ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ओस्टाइटिस फिब्रोजा सिस्टिका हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बोन में जो है एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन होती है और हमारी बोन वीक पड़ जाती है। ये जो आपको पैच दिख रहे हैं ये फाइब्रस टिश्यू के पैच हैं। ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बोन से डीमिनरलाइजेशन करते हैं, मतलब बोन से बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकलने लगती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको थायराइड। अब हम पढ़ेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस कहाँ पे होती है? ये थाइमस जो है ना ये 2 लंग्स के बीच में होती है। जो हमारी ब्रेस्ट बोन है ना, स्टेरनम, उसके पीछे होती है और ये जो हमारा एरोटा होता है ना, ये एरोटा होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, तो ये एरोटा के वेंट्रल साइड में होती है हमारी थाइमस। ठीक है, थाइमस जो है एक हमारी लोब्यूलर ग्लैंड है। ये हमारी इम्यूनिटी का स्कूल है थाइमस ग्लैंड। ठीक है ना, ठीक है, ये मतलब तख्तोताज है इम्यूनिटी का। ठीक है, लोकेशन आपको समझ आ गई। अब ये देखो, ये मान लो
ये कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वेजिनेट हुआ है। ये देखो, ये कोटेक्स वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है, ये आउटर रीजन है, ये इनर रीजन है। ये कौन से सेल है? थाइमोसाइट है। थाइमोसाइट जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये थाइमोसाइट सेल जो है थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज़ करता है, ठीक है। अब थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा? ये टी सेल को मैच्योर करता है, ठीक है। टी सेल क्या करता है? डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है। टी सेल क्या करता है? डायरेक्टली जो है वो ऑर्गन को किल करता है। और थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन भी करता है, यानी कि बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल जो है वो ह्यूमरल। अब देखो बेटा, क्या होता है कि थाइमोसिन हार्मोन जो है वो टी सेल की डिफरेंशिएशन करता है। टी सेल यानी कि लाइम्फोसाइट, ये एक वाइट ब्लड सेल है, ये उसको डिफरेंशिएट करेगा, जिससे जो है ये टी सेल जो है मैच्योर हो जाएगा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब ये, और ये ना डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और जब बी सेल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी थाइमोसिन से, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। अब ये ग्लैंड जो है ना, ये जो छोटे बच्चों में थाइमस ग्लैंड कम डेवलप होती है, जो इन्फेंट्स होते हैं, और बूढ़ों में भी कम होती है। इसलिए तो एक जो छोटे छोटे बेबी होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, और बूढ़ों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, जिससे कि आपको पता ना इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, तो उन पे इसलिए तो छोटे बच्चों को बोला जाता है ना कि छोटे बच्चों के पास जाना है तो साफ़ सुथरे बन के जाना, ताकि उनको कोई, क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, और बूढ़े लोग भी। तो इसलिए कोरोना टाइम में बोला जा रहा था ना कि जो छोटे बेबी हैं, इन्फेंट्स हैं और बूढ़े लोग हैं, वो बाहर ना जाएं, ठीक है। अब आगे है मेलाटोनिन जो है, ये कहाँ से बना है? तो ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कहाँ से बना है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बना है, ठीक है ना। मेलाटोनिन हार्मोन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बना है। आगे है एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड दो होती हैं, ये किडनी के ऊपर होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड देखो, ये दो होती हैं, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर होती है, इसके नीचे ये फैट क्लियर है, और ये जो है कॉर्न शेप्ड की होती है। एड्रीनल, आपको पता है कि एड्रीनल ग्लैंड में दो रीजन पाए जाते हैं। आउटर जो है वो कोटेक्स पाया जाता है, इनर मेड्यूला पाया जाता है, ठीक है ना। तो आउटर को जो कोटेक्स जो है ना, कोटेक्स जो है ये कहाँ, आउटर कोटेक्स वाला जो 75% मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ है, और इनर मेड्यूला 25% एक्टोडर्म से आया है। अब जो एड्रीनल ग्लैंड का कोटेक्स वाला पार्ट है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? कोर्टिकोइड। और मेड्यूला वाला जो पार्ट है वो कैटिकोलामाइन हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो कोर्टिकोइड जो है एड्रीनल ग्लैंड के आउटर कोर्टेक्स से आता है। कोर्टिकोइड जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड को रिलीज करता है। स्टीरॉयड एक लिपिड का डेरिवेटिव है, ये लिपिड की तरह होता है। और मेड्यूला वाला जो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, और कोर्टेक्स वाला कोर्टिकोइड को करता है। अब मेड्यूला वाला कैटिकोलामाइन हार्मोन को रिलीज करता है। कैटिकोलामाइन जो है एड्रेनालिन होते हैं, नॉर एड्रेनालिन होते हैं, ठीक है। अब ये एड्रीनल कोर्टेक्स जो है ये बेटा ये जो कैटिकोलामाइन जो है ये अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होता है, ये एड्रेनालिन होते हैं, नॉन एड्रेनालिन होते हैं। अब एड्रीनल कोर्टेक्स जो है, ये वाला, ये मैंने आपको बताया, ये जो है कोर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करता है। तो पहला कोर्टिकॉइड है मिनरल कोर्टिकॉइड। तो मिनरल कोर्टिकॉइड जो है वो कहाँ से आया? जो आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो उसमें आपने पढ़ा था ग्लोमेरुलर, है ना, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो मिनरल कोर्टिकॉइड हार्मोन जो वो वहाँ से आया है, ग्लोमेरुलर लेयर से आया है। और ये हार्मोन जो है ग्लोमेरुलस से कहाँ पे जाता है? ये किडनी में जाता है, मिनरल कोर्टिकॉइड, ठीक है। तो ये देखो, अब आगे है, आपको पता है कि मिनरल कोर्टिकॉइड जो है वो, ये मिनरल कोर्टिकॉइड सेल जो हैं ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये कहाँ पे जाता है? अब मिनरल, जैसे ही ग्लोमेरुलस से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होगा,
ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा और डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगा और वहाँ जो है वहाँ सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम के साथ वाटर भी उसके पीछे पीछे जाएगा और पोटाशियम का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, तो जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा डिस्टल ट्यूब्यूल और पोटाशियम का सिक्रीशन करेगा डिस्टल ट्यूब्यूल, तो क्या होगा, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में बैलेंस हो जाता है। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है वो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, पोटाशियम का सिक्रीशन कराता है रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। अब ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, मतलब बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कंट्रोल रहेगा। सोडियम की वजह से जो है वो, अब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, तो इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। ये ऑस्मैटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है ना। तो बेटा वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, तो अगला जो है, अगला जो पार्ट बच गया वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला लेसन आपके सामने रखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।